हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप खूब तैयारी चल रही होगी फाइनल एग्जाम्स की। अब तो टाइम आ गया है मेरे बच्चे अपना 100% देने का। बिजनेस स्टडी में अभी तक मैंने आपके 7 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा यूनिट है, इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं यूनिट 8। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर तैयार हो जाइए। बहुत बेहतरीन यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। मेरे बच्चे यहां सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर स्मॉल एंटरप्राइजेस होते क्या है। देखो, स्मॉल एंटरप्राइजेस को जनरली हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ इट्स साइज। वैसे एंटरप्राइजेस को मेजर करने का कि उसका साइज कैसा है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग वहां लगे हुए हैं, कितना उस बिजनेस का यूनिट का साइज है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, कितनी उसकी आउटपुट है, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे कंपनी का एक बिजनेस का साइज डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बच्चे, इंडिया में हम स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। इंडिया में जब हम बात करते हैं कि भैया ये जो एंटरप्राइजेज है, ये माइक्रो एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है या मीडियम एंटरप्राइजेज है, इसको जानने के लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। भैया वहां कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनुअल टर्नओवर। भैया एनुअल टर्नओवर कितना है, यानी 2 चीजें, एनुअल टर्नओवर कितना है और कितना इन्वेस्टमेंट उस प्लांट के अंदर लगा हुआ है। इससे डिसाइड होगा कि भैया वो मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है या माइक्रो एंटरप्राइजेस है। इंडिया में ये क्या है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए भी आपके बच्चे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट के अंदर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है, ध्यान दीजिएगा, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम है, तो आप इसको बोलोगे माइक्रो एंटरप्राइजेस। और मेरे बच्चे, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से कम, तो मीडियम एंटरप्राइजेस है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ से 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इंडिया में अगर आपको ये चेक करना है कि भाई ये माइक्रो एंटरप्राइजेज है, मीडियम एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तो आपने किसके बेस पे देखना है, भैया कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना उसका टर्नओवर है। तो ये डिजिट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन आता है, सर ये जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं इनकी फीचर्स क्या होती है। सबसे पहले फीचर पर्सनल कैरेक्टर होता है इसमें। देखो, जो स्मॉल बिजनेस होता है ना, इसको नॉर्मली जो ऑनर है वो खुद ही ऑन करता है, खुद ही मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसमें पर्सनल टच होता है। भाई देखो ना, मेरा अपना बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, मैं खुद उसको चला रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं, तो मेरा उसमें पर्सनल टच हमेशा रहेगा। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं इनमें ज्यादातर जो बिजनेसमैन होता है कौन सी टेक्निक का यूज करता है, वो यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पे लेबर का यूज ज्यादा होता है। एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनमें हम ज्यादा जो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। देन लोकल एरिया ऑपरेशन। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जनरली इनका जो एरिया होता है वो लोकल एरिया होता है ऑपरेशन का, यहीं पे इनकी मार्केट होती है, अपना सामान आसपास ही ये बेच लेते हैं।
इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं जाते हैं, नेशनल लेवल पर ये नहीं जाते हैं। क्विक डिसीजन, क्योंकि स्मॉल साइज होता है इनका, ऑनर इमीडिएट खुद ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो क्विकली लिया जा सकता है। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं अपना सामान बनाने में टाइम बड़ा कम लगाते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कितनी जल्दी आपकी रिटर्न आ रही है। अब क्योंकि इनमें जो आइटम बनती है साथ के साथ बन रही है, एकदम बिक भी जाती है, तो जो टाइम होता है टू कमेंस बिजनेस एंड क्विक रिटर्न वो काफी कम होता है। गेस्टेशन पीरियड होता है कितने टाइम में आपको रिटर्न आना शुरू होगा, तो इनमें जो रिटर्न है बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी जो आइटम्स हैं उनको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और लोकल एरिया में फटाफट बिक भी जाती हैं, तो रिटर्न इनमें कंपैरेटिवली बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत स्मॉल रहता है, शॉर्ट रहता है। लोकेटेड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, तो मैक्सिमम ये कहां पे लोकेटेड होती है? या तो रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में। एंगेज्ड इन लाइट कंज्यूमर गुड, सर ये लाइट कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, बहुत हैवी कंज्यूमर गुड जैसे कि गाड़ियां, ट्रक, बाइक्स, ऐसी चीजें ये नहीं बनाते, ये लाइट कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट से डेफिनेटली इनको ऑनर अपना मैनेज कर रहे होते हैं, तो यहां पर कोई भी इनके ऊपर डायरेक्ट कोई किसी का दबाव नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली अपनी पूरी कंपनी को ये हैंडल करते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं। अब आता है सर रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया, इवन इन रूरल इंडिया। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिया में इसका क्या रोल है या रूरल इंडिया में इसका क्या रोल है, तो आपने बच्चे सेम क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, सेम पॉइंट आएंगे। सबसे पहला रोल क्या है भाई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? एम्प्लॉयमेंट। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैंने आपको क्या बताया, ये क्या यूज करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और इसीलिए यहां पे बहुत सारी लेबर क्रिएट होती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, डेफिनेटली जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उनके इनकम लेवल बढ़ेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होगा और इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव करेंगी। प्रिवेंट माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, जब ये हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जब रूरल एरिया के अंदर एस्टेब्लिश हो जाती हैं, लोगों को वहीं पे काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग गांव छोड़ के शहर में अर्बन एरिया में नहीं जाते हैं। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, डेफिनेटली जो स्मॉल बिजनेस सेटअप्स होते हैं दे प्रोवाइड स्कोप फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज बीन सप्रेस्ड इन रूरल एरियाज। आप देखते हो ना कई बार हमारी स्मॉल इंडस्ट्री होती है बड़ी आर्टिस्टिक आइटम बना रहे होते हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां बना रहे होते हैं, अच्छी अच्छी डॉल्स बना रहे होते हैं, तो वो आर्टिस्टिक वे में सामान बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली हमारे जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है, जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है, उनको भी प्रमोट करती है। रूरल डेवलपमेंट, डेफिनेटली सर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होंगी रूरल एरिया के अंदर, तो वो रूरल एरिया भी हमारा डेवलप हो जाएगा, वहां पर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो कुल मिला के रूरल एरिया को डेवलप करने में भी इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन से रिसोर्सेज यूज करती हैं? जो लोकल एरिया में अवेलेबल हैं, अदरवाइज उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली ये हेल्प करती है लोकल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने में, अदरवाइज वो अनयूटिलाइज रह जाते। प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहीं भी लगाना बड़ा इजी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्पर्स है, तो डेफिनेटली जहां जहां ये हमारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती जाएंगी वो एरिया डेवलप होता जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, तो इन इंडस्ट्रीज का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनको कहीं भी स्टैब्लिश करना आसान होता है, इजीली इनको लगा सकते हैं, और जहां जहां ये इंडस्ट्रीज लगेंगी वहां के लोगों को डेफिनेटली जॉब भी मिलेगी, वो एरिया डेवलप भी होगा। द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं इनकी डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है काफी कम होती है, क्योंकि ये लोग लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं, कोई ज्यादा मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, तो कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इनकी काफी कम रहती है। क्विक डिसीजन होते हैं, डेफिनेटली अगर आपको कहीं भी कोई डिसीजन लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एकदम हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाते हैं। सुटेबल फॉर कस्टमाइज प्रोडक्शन, होते ना कुछ कस्टमाइज प्रोडक्शन होते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ सामान बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं यहां पर कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी सामान बनवा सकता है। एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव
इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंड पर्सनल टच। पर यहाँ एक पर्सनल टच होता है। आप जब जाते हैं इनके ऑनर के साथ मिलते हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है, डील करता है, वो खुद जो मैनेजमेंट में होता है, हमारा जो ऑनर होता है, पर्सनल इंटरेस्ट लेता है, तो कस्टमर के साथ उसका एक पर्सनल कांटेक्ट रहता है। देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में कैसी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है? सबसे पहले इसमें आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन दीज एरियाज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पर डेफिनेटली ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? सारे वो प्रोडक्ट बनाती हैं जो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सेकेंड आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। सर ये इंडस्ट्रीज क्या बनाती हैं? दीज आर लोकेटेड इनसाइड द हाउसेज। छोटे छोटे घरों में लोगों ने इंडस्ट्री लगा रखी है। इसमें क्या क्या आता है? बी कीपिंग, सोप मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट। एंड थर्ड आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। सर ये इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये कवर करती है वीविंग, खादी क्लोथ, प्रिपेयरिंग स्पाइसेस, मेकिंग जैगरी, मस्टर्ड ऑयल, वुडवर्क, पोट्री, कैंडल्स, लाइक दैट। तो ये 3 तरह की इंडस्ट्रीज हमारे गांव में पाई जाती है। एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज, और तीसरी हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अब मेरे बच्चे का क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सोशल स्कीम, स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया। भाई गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस दे रही है और क्या स्पेशल स्कीम्स हैं इन इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, हिली एरिया में डेवलप करने के लिए? देखो, अगर हम बात करें आज की डेट में स्मॉल जो बिजनेस है, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, सबको पता है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन गवर्नमेंट लगातार बहुत सारे मेजर कर रही है, बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है कि कैसे हम इनको डेवलप करें। और जो बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट कर रही है, हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और दूसरा होता है इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्राइजेस रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। गवर्नमेंट जो इनकी हेल्प कर रही है, हम इसको 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स। पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए हैं इन इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए। इनमें सबसे पहले नाम आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, NSIC। सर ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको सेटअप किया गया 1955 में, और इसका मेन मकसद ये था कि इसने हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना है, एड करना है, उनकी ग्रोथ को फास्टर करना है। इसका जो हेड ऑफिस है मेरे बच्चे न्यू दिल्ली में है, और 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और 11 इसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर, ऑल ओवर कंट्री में। यानी कि ये इंस्टीट्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका फंक्शन है नंबर 1, टू सप्लाई डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड मशीन्स ऑन इजी हायर परचेज टर्म्स। भैया डोमेस्टिक या इंपोर्टेड मशीन को इनको सप्लाई करना इजी टर्म्स के ऊपर, हायर टू प्रोक्यूर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को इनको टाइमली सप्लाई करना, चाहे वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है चाहे वो इंडियन रॉ मटेरियल है। टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्दीनेस। भाई इनका जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और डेवलप करना एक्सपोर्ट वर्दीनेस, मतलब अगर इनमें कोई कमी है तो इनको इंप्रूव करना ताकि एक्सपोर्ट के लायक इनका सामान बन सके। टू प्रोवाइड मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, इनको अगर कोई मेंटरिंग की जरूरत है, कोई एडवाइस की जरूरत है, वो सर्विस इनको प्रोवाइड करना। टू सर्व एज ए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, अगर आपको टेक्निक रिलेटेड कोई आपको जरूरत है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान भी करना। फिर उसके बाद टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो हमारी जो टेक्निक है उसके बारे में उनको अवेयर करना, अपग्रेड करना, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, अपनी टेक्निक को अपग्रेड कर सके। जैसे कोई लेटेस्ट टेक्निक आई तो उनको अवेयर करना, भैया कौन सी नई टेक्निक है। टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर,
भाई स्पेशल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश डेवलप करना और टेक्निक को कैसे ट्रांसफर करें, इस तरह के सेंटर एस्टेब्लिश करना ताकि कहीं भी टेक्निक से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये इनके फंक्शन होते हैं मेरे बच्चे। अगर आप लोगों में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसआईसी। सर इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सर देखो, जो आज हमारी ये स्कीम आई, इनकी एक स्पेशल स्कीम आई है, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। एनएसआईसी ने एक नई स्कीम इंप्लीमेंट की है, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस। और इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। वो क्या ऑब्जेक्टिव है? नंबर 1, सेंसिटाइजिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट द नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग। पर इंडस्ट्रीज को बताना कि क्रेडिट रेटिंग के लिए क्या जरूरत है। फिर कल को अगर आपको लोन जरूर लेना पड़ जाए तो आप क्रेडिट रेटिंग कैसे होगी? इंकरेजिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। एक अपने अच्छे रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बनाए, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करें, इनको उसके लिए इंकरेज करना ताकि कल को अगर इनको लोन की जरूरत पड़े तो इजीली इनको क्रेडिट मिल सके। यानी स्कीम का मेन मकसद क्या है? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। इस स्कीम का मेन मकसद यह है कि हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उनको इंकरेज करना कि भाई जो आजकल क्रेडिट रेटिंग हो रही है ना हर जगह, अगर आप लोन लेने जाते हो आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है, उसी के हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो उसके बारे में इनको बताना और इनको इंकरेज करना कि अपने पूरे फाइनेंशियल ट्रैक्स, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करें ताकि कल को अगर आप लोन लेने जाएं तो आपको इजीली लोन मिल सके। फिर मेरे बच्चे सेकंड जो इंस्टीट्यूशन आता है जो बहुत हेल्प कर रहा है इनकी, वो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, DIC बोल देते हैं। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 1 मई 1978 में और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन्च हुआ। इसका मेन मकसद यही था कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट करना है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो छोटी छोटी विलेज में स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा सके। और DIC का काम क्या होता है? जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, इसका मेन काम होता है, इट प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट द वेरियस असिस्टेंस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ये बताता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि गवर्नमेंट की क्या क्या नई स्कीम्स है। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है कि जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या फिजिबल भी है कि नहीं, और फिजिबल है तो क्यों है। अरेंजिंग ऑफ क्रेडिट, उनके लिए क्रेडिट अरेंज करते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट अरेंज करते हैं, रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं, और जो बाकी एक्सटेंशन सर्विस उनको चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर समझ लीजिए हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब अगर हम बात करें, ब्रॉडली बात करें, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योर्स। एक तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं कि हमारे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए और वो लोग हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने में, इकोनॉमी को डेवलप करने में पूरी हेल्प करें। अब स्पेशल एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि कुछ हमारे निग्लेक्टेड फैक्टर्स हैं, लाइक रूरल आर्टिशंस हैं, स्किल्ड क्राफ्टमैन्स हैं, हैंडलूम ऑपरेटर्स हैं, पर इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो इनको कैसे हम वेटेज दें, इनको कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं ताकि ये लोग भी आगे आए और अच्छे से इंडस्ट्री लगा सके। और इसीलिए हम इसको बोल देते हैं फोकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कि भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, they emerge as the focal point of the for the industrial and economic growth at the district level। कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज की, उसका ये फोकल पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, इट एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है भैया उसका ये फोकल पॉइंट है। It identify the project and entrepreneurs for setting up of small scale industrial unit। भाई ये आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से प्रोजेक्ट होने चाहिए, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जिससे हम नया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को लगा सके। It issues permanent registration certificate to small scale industrial unit। हमारे जो SSI होते हैं,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं उनको सर्टिफिकेट भी इशू करता है, ये उनको लोन भी प्रोवाइड करता है, वर्कशेड भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, और ये रिकमेंड करता है बहुत सारे इंसेंटिव्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जो कि एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी उनको मिलने चाहिए। यानी टाइम टू टाइम ये उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी रिकमेंड करता है। देन इट प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, ये वो भी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो एक्ट एज लिंक बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक है, जो मेन बैंक है, उसमें और एंटरप्रेन्योर में ये लिंक का काम भी करता है। उनको लोन चाहिए तो उनको लोन भी दिलवाएगा। इट इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। भाई गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड के लिए, उनको भी ये इंप्लीमेंट करता है। इट हेल्प आल्सो एंटरप्रेन्योर्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड। अगर यहां से इनको लाइसेंस चाहिए वाटर सप्लाई बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो वो लाइसेंस लेने में भी इनकी हेल्प करता है। It also provide assistance to entrepreneur to procure important machinery and raw material. अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको भी ये उनको अवेलेबल करवाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्राइजेज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। भाई आपको पता है हर गवर्नमेंट चाहती है, हर स्टेट चाहती है हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वो डेवलप हो। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आती है, बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो इन एरियाज में जाएं, इंडस्ट्री लगाएं और ये एरिया डेवलप हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंसेंटिव्स मिलता है लैंड। एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इनको कई बार 12 प्लॉट्स ऑफ लैंड दे देती है। भैया एक अच्छे आपको प्लॉट्स काट के दे दिए लैंड के, आप आइए इंडस्ट्री लगाइए, कंसेशनल रेट पे आपको मिल गए और इजी इंस्टॉलमेंट में आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। पर्पस क्या है, इंडस्ट्रीज आए और इन एरियाज में अपने सेटअप को लगाएं। पावर इज सप्लाइड टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज एट कंसेशनल रेट। समटाइम 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। भैया आप आओ इंडस्ट्री लगाओ, आपको बिजली 50% माफ। वाटर इज सप्लाइड एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस और एट डिस्काउंट ऑफ 50%। पानी आपको सप्लाई होगा एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, जितना कॉस्ट कर रहा है गवर्नमेंट उसी रेट पे आपको दे देगी, या 50% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा वाटर सप्लाई पे। टैक्स हॉलीडे, आप आइए हमारे यहां पे इंडस्ट्री लगाइए, पहले 5 साल या 10 साल तक, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग ये रहते हैं मेरे बच्चे, आपको टैक्स देना ही नहीं है। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या है कि पहले 5 साल तक, या कुछ स्टेट कहती है पहले 10 साल तक आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना। देन ऑक्ट्री, बहुत सारी स्टेट ने क्या किया, ऑक्ट्री ड्यूटी को ही हटा दिया। रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कंसेशनल रेट पे, लाइक सीमेंट, आयरन, स्टील इजिली आपको अवेलेबल कराया जाएगा कंसेशनल रेट पे। और कई बार ऐसा रॉ मटेरियल जो कहीं से नहीं भी अवेलेबल होता, शॉर्टेज होती है, वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। फाइनेंस, लोन प्रोवाइड किया जाता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10 to 15% की सब्सिडी भी दी जाती है। पहले लोन मिल गया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर सब्सिडी मिल गई, 10 से 15% लोन आपको वापिस ही नहीं करना। इंडस्ट्रियल स्टेट, सम स्टेट इनकरेजेस सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट इन बैकवर्ड एरिया। कुछ स्टेट तो कहती हैं कि आप इंडस्ट्रियल स्टेट को स्टैब्लिश कीजिए बैकवर्ड एरिया के अंदर, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है अलग अलग हमारी एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो आए और इंडस्ट्रीज लगाएं। अब आता है सर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। भाई स्मॉल बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। भाई जितनी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके पास फाइनेंस की हमेशा शॉर्टेज रहती है। जो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इनको लोन देने में हेजिटेशन फील करते हैं, इनको इजीली फाइनेंस अरेंज नहीं होता। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं समटाइम इनको रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज रहती है।
क्योंकि ये बल्क में उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड फाइनेंस है इनके पास। तो सम टाइम इनको, क्योंकि इनके पास स्टॉक नहीं होता है रॉ मटेरियल का, दे हैव टू फेस द शॉर्टेज। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, अब क्योंकि इनका इतना बजट नहीं होता कि ये बड़े ट्रेंड मैनेजरियल स्टाफ को हायर कर सके, तो इसीलिए जो मैनेजरियल स्किल है उसकी भी इनके पास कमी रहती है। इनकम्पिटेंट लेबर, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, ये हमारे जो कॉम्पिटेंट जो प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनका बजट नहीं होता, ये उनको बहुत अच्छी सैलरी नहीं दे सकते। तो इसीलिए इनके पास जो लेबर होती है वो उतनी इंटेलिजेंट, इतनी स्किल्ड नहीं होती, इनकम्पिटेंट लेबर होती है। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आती है, कई बार इनको अपना सामान जो बेचना होता है उसको बेचने के लिए, जो सेल प्रमोशन के लिए जो फंड्स होता है इनके पास अवेलेबल नहीं होता, और इसीलिए ये लोग अपना लोकल एरिया में अपने सामान को बेच देते हैं और अपना को ब्रांड नेम अर्न नहीं कर पाते। तो ब्रांड नेम कब आएगा? जब ये अच्छी मार्केटिंग करेंगे, ऐड करेंगे, उसका इनके पास बजट नहीं होता है। एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर अनेबल टू सप्लाई स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई ये मॉडर्न टेक्निक का तो यूज करते नहीं है, इसलिए वो जो अपग्रेडेड क्वालिटी प्रोडक्ट है इनके पास मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते, वो स्टैंडर्ड का जो सामान है ये अवेलेबल नहीं करवा पाते। आइडल कैपेसिटी, स्मॉल बिजनेस फर्म्स हैव टू ऑपरेट बिलो द फुल कैपेसिटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। भाई इनके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं हुई अभी भी, इसलिए लोग जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे कम लेवल पर ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ज्यादातर ये टेक्निक कौन से यूज करते हैं? आउटडेटेड, पुरानी टेक्निक, क्योंकि इनके पास फाइनेंस की कमी होती है। मॉडर्न टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक, एडवांस टेक्निक का ये यूज नहीं कर पाते। ग्लोबल कंपटीशन, अब देखो जो हमारी एलपीजी पॉलिसी आई, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? हर चीज को लिबरल कर दिया, अपनी इकोनॉमी के डोर मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ओपन कर दिए। उनके आने से भी इनके लिए बहुत दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि अब इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं उनसे हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज ये उनसे कंपीट नहीं कर पा रही है। और फिर जो उनकी क्वालिटी है, जो वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो उनके पास टेक्निकल स्किल है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी है, जो वर्दीनेस है, ये उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है कंपटीशन की। एक तो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं है, एक फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, उतनी ऐड नहीं कर सकते, टेक्निक उतनी अपग्रेड नहीं है, तो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लोबल कंपटीशन की भी। अब मेरे बच्चे हमारा ये टॉपिक यहां पे खत्म हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है। भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है? वो पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। यानी जो लोग नई एंटरप्राइजेस को चलाने का रिस्क लेते हैं उनको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर की बात करें, क्या होता है ये? इट इज अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइजेस। एक पर्सन होगा या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करेंगे, टेक द रिस्क, रिस्क लेंगे, एक्युमुलेट ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उन सबको एक्युमुलेट करेंगे, और परफॉर्म द सर्विसेज, और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड क्रिएट्स एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट ये सर्विसेज को क्रिएट करेंगे। जो क्या काम है एंटरप्रेन्योर का? सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करना, रिस्क लेना, इस आइटम को प्रोड्यूस करना ताकि उसकी एक वैल्यू क्रिएट की जाए। दैट इज द माय डियर एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लेगा ताकि कुछ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सके, जिन्हें मार्केट में सेल कर सके, कस्टमर को उससे एक वैल्यू मिले, इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिले, अच्छी रिटर्न मिले। ये काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ध्यान से देखिए क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टेमेटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। सर ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है ऑफ आइडेंटिफाइंग ए नीड। इसमें आप एक नीड को आइडेंटिफाई करेंगे,
मोबिलाइज रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे विद ए व्यू, क्या व्यू है, टारगेट क्या है, टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर को वैल्यू मिले, रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर को रिटर्न मिले, एंड प्रॉफिट फॉर द सेल्फ, और अपने को प्रॉफिट मिले, इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द बिजनेस। और ये सब इसके साथ होगा, उसको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप। अब आगे चलते हैं, यहां पे हम नेक्स्ट बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल को इंप्रूव करें, दैट प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक ऐसा प्रोसेस के थ्रू अपने एंटरप्रेन्योर की नॉलेज को, उनकी स्किल को हम डेवलप करें, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का? ताकि हमारे जो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको इंक्रीज कर सके। अब सर क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या फीचर है? सबसे पहले मेरे बच्चे, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जिससे कोई इनकम जनरेट होती है। तो सर ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मेन मकसद क्या है? इनकम जनरेट करना। प्रॉफिट पोटेंशियल, डेफिनेटली सर प्रॉफिट इज द मेन गोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो भी एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, कोई नई आइटम प्रोड्यूस करता है, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, पर्पस क्या है? प्रॉफिट को अचीव करना। डायनेमिक प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर एक डायनेमिक पर्सन होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। अगर वो अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। एक एंटरप्रेन्योर को हर समय डायनेमिक रहना है, एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना है, ताकि कोई चेंजेस आए, अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट में वो चेंज ले आए। देन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। डेफिनेटली जब एक एंटरप्रेन्योर कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई अपनी एंटरप्राइज ओपन करता है, तो दिमाग में एक गोल होता है कि भैया मेरे को ये सामान बनाना है, इससे मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इन्वेस्टर्स को इतनी रिटर्न देनी है, कस्टमर को ये वैल्यू देनी है। तो इट इज ऑलवेज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। वैल्यू क्रिएशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा पर्पस क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसकी वैल्यू कस्टमर के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू नहीं होगी, कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। मान लीजिए एक फर्नीचर वाला है, वो क्या करता है? वुड को लाता है, काटता है, उससे फर्नीचर बना देता है। क्या करता है वो? वैल्यू क्रिएट करता है, ताकि कस्टमर जब उसको खरीदने आए उसको उसकी वैल्यू मिले। रिलेटेड टू इनोवेशन, देखो आज एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे से पता है कि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको नए आइडियाज लेके आना पड़ेगा, कुछ इनोवेशंस करनी पड़ेगी। तो हर एंटरप्रेन्योर किसमें लगा हुआ है? अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में, नए आइडियाज लेके आने में। क्योंकि जब वो नए आइडियाज आएगा, नई इनोवेशन के साथ आएगा, डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट बेटर होगा, कस्टमर उसको ज्यादा पसंद करेंगे और उसको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज रिलेटेड टू इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर को हर समय इनोवेशन करनी है, नए आइडियाज को लेके आना है, तभी वो सर्वाइव कर सकता है। देन व्हाई इज देयर नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? अब क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस क्या है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप की क्या जरूरत है किसी कंट्री के लिए? भाई नंबर वन रीजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज लगाता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पहला रीजन। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? जब वो अपने बिजनेस को डेवलप करता है, स्पेशली अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को डेवलप कर देते हैं, और स्मॉल एंटरप्राइजेज हम कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। आपने कहीं भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगा दी, और जहां वो इंडस्ट्रीज लगती गई वो एरिया हमारा डेवलप होता गया। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन अचीव बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं? दे हेल्प इन क्रिएटिंग मोर कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या करते हैं? इट मोबिलाइज आइडल सेविंग ऑफ द पब्लिक। अब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कई बार बैंक से लोन लेता है। अब बैंक में एक लोन क्या होता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो आइडल सेविंग्स होती है उसको बैंक में जमा करा देते हैं।
अब एक बिजनेसमैन जाएगा वहां से लोन ले लेगा, तो उसने क्या किया, हमारी आइडियल सेविंग को मोबिलाइज किया, उसको इन्वेस्ट किया एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो क्या यूज करती हैं, लोकल रिसोर्सेज यूज करते हैं। अगर ना यूज करते तो हमारे लोकल रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रह जाते, अंडर यूटिलाइजेशन होता, उनका वेस्ट हो जाते। इंप्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम, डेफिनेटली जब एंटरप्रेन्योर अपनी रिसोर्सेज का यूज करेगा, अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी का लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इनोवेशन इन एंटरप्राइज, डेफिनेटली सर जितने भी एंटरप्राइजेस होते हैं इन सबको क्या होना चाहिए, मोर इनोवेटिव, क्योंकि जब तक ये इनोवेटिव नहीं होंगे, नए आइडियाज लेके नहीं आएंगे, ये अपने बिजनेस को कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो हमारे एंटरप्राइजेस होते हैं, नए नए आइडियाज लेते हैं, नए इनोवेशंस करते हैं, सो दैट वी गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर प्रोडक्ट। इंक्रीजिंग स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेफिनेटली सर अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डाइवर्सिफाई हो गई है अक्रॉस द ज्योग्राफिक, सेक्टरल एंड टेक्नोलॉजिकल स्कोप लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज across the geographic, sectoral and technological scope leads to development of economy। आज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ गया है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। आज जो एंटरप्रेन्योर है वो मोबिलाइज कर रहा है लोकल एंड इवन ओवरसीज रिसोर्सेज। आज हम रिसोर्सेज लोकल को भी यूज कर रहे हैं, इवन बाहर से रिसोर्सेज को भी मंगा रहे हैं ताकि हम और बढ़िया सामान मैन्युफैक्चर कर सके। इंडियन मल्टीनेशनल जायंट्स आर फास्ट बिकमिंग अ रियलिटी। आज इंडियन जो हमारे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे वर्ल्ड में छाई हुई हैं। एंटरप्रेन्योर्स लीड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ब्रिंगिंग अबाउट सेक्टोरल चेंज। तो इस तरह से हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, एक सेक्टोरल चेंज भी लेकर आ रहे हैं। यानी इससे हमारा जो स्कोप है बढ़ गया। पहले क्या था, हमारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ लोकल एरिया में सामान बेचते थे, आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपना सामान सेल कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर, इवन जब एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश होती है ना तो बाकियों के लिए भी आप रास्ता खोल देते हैं, उनको भी स्कोप मिल जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल देते हैं कि एक जो पेन मैन्युफैक्चर है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, रिफिल मैन्युफैक्चर के लिए भी और होलसेलर और रिटेलर के भी। देखो ना, आज मैं एक पेन बनाता हूं तो इससे जो रिफिल बना रहा है उसके लिए भी काम क्रिएट हुआ, और जो मेरा पेन आगे बेचेंगे होलसेलर रिटेलर उनको भी काम मिलेगा। तो जब एक एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश होता है तो और लोगों के लिए भी और यूनिट्स के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वो जनरेट करता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर ये प्रोसेस क्या है, कैसे होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? सर इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज द सेल्फ डिस्कवरी। सर ये पहला स्टेप है। इस स्टेप में जो एंटरप्रेन्योर है वो असेस करता है, भैया मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, किन चीजों को काम करने में मेरे को मजा आता है, क्या मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, क्या मैं कर सकता हूं। यानी पहले सबसे पहले एंटरप्रेन्योर खुद को चेक करेगा, सेल्फ डिस्कवरी, क्या मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरा स्कोप है। फिर अगर उसको लगता है कि यस आई कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो सेकेंडली वो क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस स्टेप में वो ये देखेगा भैया क्या जरूरत है, क्या वांट है, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या जरूरत है कस्टमर की, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और मैं उसकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो जहां एंटरप्रेन्योर को ये समझ आ गया ना, कनेक्टिंग द डॉट, कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, आधा काम यहीं पे हो गया, तो यहां पे वो चीज करेगा। देन जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब उसको प्रॉब्लम समझ आ रही है, कस्टमर क्या चाहता है, तो वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करेगा कि क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज को सोचना शुरू करेगा। भाई सबसे पहले देखा मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, फिर उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया, और अब वो ये देख रहा है कि वो किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट कर रहा है कि मैं कस्टमर की उस नीड को
किस तरह से सेटिस्फाई कर सकता हूं थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी, हिज ऑन एक्सपीरियंस, अलग अलग आइडियाज, कि कैसे उस प्रॉब्लम से हम बाहर आए, कैसे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उसको फुलफिल कर सकें। फिर इसके बाद अगला स्टेप आएगा असेसमेंट ऑफ द सिलेक्टेड बिजनेस आइडिया। अब जो बिजनेस आइडिया उसको समझ आए कि यार ये आइडिया ठीक है, आइडिया नंबर 1 ये ठीक है, आइडिया नंबर 2 ये भी ठीक है, तो उसने अपने कुछ सिलेक्टेड बिजनेस आइडियाज को देख लिया कि ये आइडियाज अगर मैं लगाता हूं तो कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब उन आइडियाज को असेस करेगा इन टर्म ऑफ इट्स फिजिबिलिटी, क्या ये फिजिबल है, जो मेरा आइडिया आया है क्या उससे एक वायबल बिजनेस बन सकता है, क्या ये आइडिया फिजिबल है, क्या ये आइडिया इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या वाकई इससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो उसको अच्छे से असेस करेगा। और फिर उसके बाद रेज अप स्टार्टअप कैपिटल। अब उसको जो स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टअप कैपिटल चाहिए वो उसको रेज करेगा, स्टार्टअप कैपिटल को रेज करेगा अपने बिजनेस प्लान को यूज करते हुए, जो अपना अट्रैक्ट करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, पार्टनर्स को, यानी अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहां से वो कोशिश करेगा अपने फंड्स को रेज करने की। चलिए स्टार्टअप कैपिटल भी रेज हो गई, अब वो अपना स्टार्टअप लगाएगा। अब इस स्टेप में एंटरप्रेन्योर लॉन्च करेगा अपना एंटरप्राइजेस और कोशिश करेगा मैक्सिमम कस्टमर को डेवलप करे और एज पर द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, वो अपने बिजनेस को चेंज भी करता रहेगा। यानी ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं है कि हाँ भाई कस्टमर की अगर डिमांड कुछ चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है तो वो रेडी है अपने को चेंज करने के लिए। तो स्टार्टअप यहां पे लग गया। अब इसके बाद आएगा फोस्टर ग्रोथ। टू फोस्टर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अब अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए वो नए आइडियाज को डेवलप करेगा, इन्वायरमेंट को लगातार स्कैन करेगा, भाई और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, अपने बिजनेस को मैं और कैसे एक्सटेंड कर सकता हूं, लगातार उसको चेक करेगा। एंड देन हार्वेस्ट। अब उसका बिजनेस ग्रो हो गया। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जब आपका एंटरप्रेन्योर चल गया, डेवलप हो गया, ग्रो कर गया, तो फिर वो उसको सेल कर देते हैं और एक नया वेंचर दोबारा से शुरू करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्या किया उन्होंने, स्टार्टअप लगाया, ग्रो हो गया, अब लास्ट टाइम आ सेलिंग द बिजनेस। हार्वेस्टिंग, फसल काटते हैं ना, तो फसल काटने का टाइम आ गया, बिजनेस को सेल कर दो ताकि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले और अब हम एक नया वेंचर फिर से शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मेरे बच्चे आज हमारा पहला पार्ट था खत्म हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा और आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर कोई भी डाउट आता है, मैंने आपको पहले भी बोला मेरे बच्चे, कभी भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। इवन आप हमारा जो इंस्टाग्राम पे चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी मेरे से कभी भी चैट कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। और लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।